हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ा वीडियो आने में डिले हो गया, माइक का इशू था, आवाज़ अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। और अब आपको हमारे चैनल पर हर वीडियो मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की और इंग्लिश की तो अलग चैनल से आपको मिलेगी, उसको भी आपको बताया जा चुका है। और लेकिन जब भी वीडियोस पे बनाई जाएगी और अपलोड करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जिस बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आपको बताया गया था कि जब हम कोई भी टॉपिक या कोई भी लेसन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम आपको उसका फंडामेंटल बता देंगे, जिससे कि आपको उस चैप्टर या उस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में अगर हम इंटर करेंगे तो हमें उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो सबसे पहले जो है तो वो है नॉलेज एटम की, कि एटम होता क्या है, एटम के बारे में, क्योंकि एटम ही है, एटम से ही ये पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारी दुनिया है, जो हमारी चीजें हैं, मेज है, चेयर्स है, सब ये जिसको जो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो तो एटम है। तो एटम के बिना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं चीजों की, ना तो यूनिवर्स की और ना ही अपने आप की। तो एटम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, क्योंकि ये डबल लैंग्वेज में आपको पढ़ाई जाएगी। बाइलिंगुअल है आपका, हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़े हैं। तो एज कोशिश यही रहेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होता रहेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। तो एटम को हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। बहुत से बच्चे जानते हैं कि एटम को परमाणु कहते हैं हिंदी में। अब एटम क्या है? एटम जो है उसका डिफिनेशन ये है, जो सबसे पहले डिफिनेशन जो बताई गई कि एटम सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है और ये अविभाज्य है, सबसे सूक्ष्मतम कण है और अविभाज्य है, इसको विभाजन नहीं करते। और ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। तो एटम बाद में थोड़ा और डिस्कवर हुआ, थोड़ी और नॉलेज गेन हुई हम लोगों को, तो पता चला कि इसके जो है सब पार्टिकल्स भी हैं, एटम के सब पार्टिकल। जैसे कि हमारा एक घर है, घर जैसे घर होता है तो घर एक एटम के तौर पे आप इमेजिन कर लीजिए। फिर उसमें कमरे हैं, फिर उसमें बाथरूम वगैरह, ये सब हमारे सब छोटे छोटे सब पार्टिकल्स की तरीके से होते हैं। सब पार्टिकल्स हैं, ठीक। और इसके अंदर जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है और सब पार्टिकल्स में अभी आपको नॉलेज थोड़ा एग्जांपल आई थिंक थोड़ा हो गया वो कि कंपेयर वाला। चलो फिर आगे चलते हैं कि सब पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो सब पार्टिकल होते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये हमारे एटम के सब पार्टिकल्स हैं। इससे इनके ही द्वारा हमारे पूरे एटम का निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन जो होती है हमारे एटम की, उनके ही सब पार्टिकल्स हैं। अब ये आपको बात अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी कि ये एटम के सब पार्टिकल्स हैं, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप अच्छी समझ लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये ज्यादातर बच्चों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम बेसिक के साथ चल रहे हैं। शुरुआत करनी है तो अच्छी तरीके से करें, अपनी कॉपी बनाइए, शुरुआत ही करते हैं तो अच्छे से करें। तो ये हम अब इसमें इनका क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब इनकी पोजीशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे होते हैं, किस जगह पे होते हैं एटम, तो उसके बारे में बताया दे रहे हैं आपको। अभी बातें सब अच्छी तरीके क्लियर होता चला जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए, चलते रहिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये आप
नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको हम समझेंगे एटम का स्ट्रक्चर बना के कि ये जो सब पार्टिकल्स हैं कहां कहां पे होते हैं। तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि देखिए ड्राइंग ज्यादा बेहतर नहीं है, कोशिश पूरी करेंगे कि कोशिश करने से बाद में ड्राइंग सही हो जाएगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कि अभी ये बन रहा है तरबूज जैसा, ये बॉल जैसा ही बनेगा। चलिए ये आप धीरे धीरे बस इतना ही। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो ये हमारे ऑर्बिट्स होती हैं, क्लासेस होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन ऑर्बिट्स में राउंड किया करते हैं, इन ऑर्बिट्स में राउंड किया करते हैं। इनको ऑर्बिट्स कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। इस तरीके से राउंड कहते हैं। ये स्पिन राउंड होती है इनकी, मतलब ये जब भी चलेंगे तो ये नहीं कि ऐसे चलेंगे, ये थोड़ा स्पिन करते हुए चलते हैं। देखा होगा स्पिनर बॉलर स्पिन मुझे मुरली बहुत से ऐसे बॉलर हैं हमारे क्रिकेट इतिहास में। तो ये हो गया। तो ये हमारे थोड़ा नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी बताएंगे 8 ही क्यों, 2 ही क्यों, फिर बताते चलेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑर्बिट्स में, एटम के ऑर्बिट्स में। अब रही बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं हमारे नाभिक में, हमारे नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही मिलके हमारे नाभिक का निर्माण करते हैं। ये हमारा, इसको हम एक वर्ड में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये हमारे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये नाभिक है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट कि पूरा जो एटम का द्रव्यमान है, जो उसका मास है, वो हमारे एटम के नाभिक में होता है। कितना होता है, ये होता है 99.94%। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना होता है। बाकी 0.06% वो अदर पार्टिकल। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं 99.94% हमारा जो एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियॉन में होता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि पोजीशन अच्छे तरीके से। और हाँ, एक बात और आप देख रहे होंगे कि पहले ये नाभिक हो गया हमारा न्यूक्लियॉन, फिर ये यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तो एटम का स्ट्रक्चर बनाते हुए आप गलतियां नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, फिर यहाँ पे आप देखिए शायद इतना अच्छा बन नहीं पाया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इन ऑर्बिट्स के बीच सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस है, फिर थोड़ी कम यहाँ है, फिर थोड़ी कम और उससे भी कम यहाँ पे। तो ये एटम स्ट्रक्चर बनाने में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियॉन से दूर जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑर्बिट्स की में जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जाएगी, वो कम। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ऐसे बना लेते हैं कि वो पहली वाली तो थोड़ा दूर, पास वाली फिर दूसरी वाली थोड़ा पास, फिर तीसरी और भी दूर। तो ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हम बाहर जाएंगे तो ऑर्बिट्स जो है उनकी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो ये आप बना लीजिए स्ट्रक्चर, तो आपको जब भी आप कॉपी खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और इसका क्लासिफिकेशन और सब पार्टिकल्स का समझ में आ चुका होगा। देखिए ऐसे है तो बहुत सा फंडामेंटल बहुत सा, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से जितना सही है उतना ही आपको बताया जा रहा है अभी। तो अब थोड़ा और भी आगे चलते हैं और जो और भी इसके पार्ट्स हैं एटम्स के वो भी हम पढ़ लें। जैसे कि हम मान के चलते हैं कोई एक एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट एक मान के चल रहे हैं कि एक्स एलिमेंट है कोई,
तो इसमें आपने बार बार देखा होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात बार बार आ रही है। तो ये होते क्या हैं, इसको किससे डोनेट करते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो देखिए ये कोई एक एलिमेंट है, कोई भी मान के चलो हमने x मान लिया है, यहाँ पे हो कुछ भी सकता है, सोडियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें से। तो यहाँ पे जो होता है ये होता है Z। अब यहाँ पे कहेंगे Z क्या है, तो ये Z, तो हम यहाँ पे इसको Z से डोनेट कर रहे हैं। ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटम्स का एटॉमिक नंबर। जब हम एटम को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये एटॉमिक नंबर होते हैं, तो उसको हम Z से डोनेट करते हैं। और यहां पास होता है, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आपसे कोई पूछे एटॉमिक नंबर को किससे, Z से। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, और A को एटॉमिक मास। अब हम यहां पे लेते हैं सोडियम। अब यहां पे तो X हमने कम लिया था, अब यहां पे लेते हैं सोडियम, Na। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो थोड़ा ये भी आप देखिए, जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे आप लिखते रहिए। यहाँ पे कोई भी एटम ले सकते थे, जरूरी नहीं कि हम सोडियम को, ये नहीं है कि इसके साथ ज्यादा मोहब्बत है, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी ले सकते थे। तो एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, आपको दिख रहा है 11। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Z से। फिर क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर ये कितना है 23, इसको A से रिप्रेजेंट करें। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पे 11 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी आपका 11 होगा। देखिए अभी एक बात कहने जा रहे थे, लेकिन वहां पे थोड़ा होल्ड करना पड़ा, वो भी आगे बता दें आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आ रही बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हम निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से हम इसका एटॉमिक नंबर सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास से, इसका एटॉमिक जो उसका मास नंबर है उससे हम उसका एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी इसमें न्यूट्रॉन्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो कितना है 23 और एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। तो ये पता चल गया होगा अच्छे से। आप किसी भी एटम, कोई भी एटम ले लें हम, तो उसका हम एटॉमिक नंबर, हम उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी ले लें एटम, किसी का भी, आप इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए चीजों को आपने यहां देख लिया, हमने आपको सोडियम को बता दिया। थोड़ा आप कोशिश कीजिए, एटॉमिक नंबर किसी एटम को ले लीजिए, फिर उसमें इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कीजिए, फिर आप बार बार निकालेंगे तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। आपको
ऐसे ही पता चलने लगेगा कि हाँ कितना कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब अच्छे से पता चलेगा। कुछ बच्चे, अब वो बात जो भी हमने कहा था फोल्ड करने की बात, तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि एटॉमिक कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एटॉमिक नंबर तो उसका दूसरा हो जाएगा। तो ये हमेशा जो है ये प्रोटॉन के नंबर को शो करेगा, ये प्रोटॉन के नंबर को ही शो करता है। जो हमारा एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन से रिलेट नहीं करता है, हमारा एटॉमिक नंबर जो है सीधे प्रोटॉन से रिलेट करता है। कि हमने बताया कि एटॉमिक नंबर कितना है इसमें, तो आपने देखा कि एटॉमिक नंबर 11। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 11। इलेक्ट्रॉन से हमने डोनेट किया, इसको इलेक्ट्रॉन से रिलेट नहीं कराएंगे कि एटॉमिक नंबर अगर इतना है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नहीं। तो इस बात से आप बचते रहिए, आगे कभी आपसे कोई पूछे या कभी कोई एग्जाम ऐसा आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से रिलेट करता है। तो ये आप तो अब देखना है हमें या ये समझना है कि रिएक्शंस होते कैसे हैं। रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट कैसे बना देते हैं, क्यों बना देते हैं, कौन बनाते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं किसी दूसरे एटम से। तो इस बात को समझने के लिए रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये जितने हमारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं हमारे माइंड में, तो इसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत जरूरी है। हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये समझ जाते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे किसी एटम में, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या कुछ भी नहीं होगा। ये हमें देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वही तो उत्तरदायी, वही रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन करने के लिए। तो हमें उनकी नॉलेज जो है हमारे माइंड में बहुत जरूरी होनी चाहिए कि हमें ऐसे पता होना चाहिए कि सोडियम पे कितना होता है, मैग्नीशियम पे कितना होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए हमें सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। जितना अच्छी तरीके से आप समझेंगे उतना ही जल्दी आप किसी रिएक्शन को प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं और कोई भी फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी से हो जाएगी हमारी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हाई स्कूल के हिसाब से ही अभी बताया जाएगा, ऐसे तो बहुत है। आप साहब ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया था जिससे हम चुटकियों में आसानी से हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे और उसमें तुरंत वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते थे। लेकिन हाई स्कूल के अकॉर्डिंग चले तो उतना ही चलेंगे जितना आपको बोर ना लगे और आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती कैसे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10। तो इलेक्ट्रॉनिक और जैसे हम इसको बाद में समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें बताया जाता है कि अभी बताया गया कि इसमें कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं मतलब इसमें इनकी क्लासेस होती हैं। हर एक क्लास का एक अपना अलग से अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है और इसके ही अकॉर्डिंग हम
समझ पाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सी सेल कितने इलेक्ट्रॉन रखती है। जैसे कि पहली सेल कितने इलेक्ट्रॉन रखेगी, दूसरी सेल कितने इलेक्ट्रॉन रखेगी, तीसरी सेल कितने इलेक्ट्रॉन रखेगी। तो इसको समझने के लिए हमें ये लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो होता है हमारा ऑर्डर है, ये एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए ऑर्डर में ही रखा गया है, मतलब ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहली सेल को हम लिखते हैं K से, दूसरी सेल को L से, तीसरी सेल को M से। ये ध्यान रखना है आपको। पहली सेल ये है फर्स्ट सेल, ये क्या रहेगी आपकी फर्स्ट सेल रहेगी, ये फर्स्ट सेल या लेवल जो भी कहते हैं, ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखिए तो पहली सेल में पहला, देखिए यहां पे 1 लिखा है, तो ये होगी पहली सेल। पहली सेल और कहीं नहीं लिखा है फर्स्ट, तो पहली सेल ये हुई। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पावर्स लिखी है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी सेल में 2 यहां 2 यहां, दूसरी सेल में हमारे रहेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमारी जो थर्ड सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब देखिए थर्ड कहां, 1 2 यहाँ। तो इसको यूं, तो देखिए तो जोड़िए, इसको हटाइए पहले इसको, तो ये कितने हो गए 8 और 10 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये बात आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो, बाकी जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल बचा है वो अगली वीडियो में आपको ऐड करके बता दिया जाएगा। तब के लिए थैंक यू, और आप जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और थोड़ा अपनी तरफ से नए नए आइटम्स के जो भी क्लासिफिकेशन बताई गई थी उसको आप अपनी तरफ पे कीजिए, जिससे कि आपकी नॉलेज में और भी इम्प्रूवमेंट